कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और जैसे भी होंगे मजे में होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर, क्लास 10th का दूसरा। अगर आप भारतीय भवन से पढ़ रहे हो तो चैप्टर दूसरा हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर पहला हो जाएगा, यानी बीटीसी से। उसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन साथ में ही दिया हुआ है। लेकिन अगर आप भारतीय भवन के बुक से पढ़ रहे हैं तो आपको प्रकाश का परावर्तन का अलग चैप्टर मिलेगा और प्रकाश का अपवर्तन का अलग चैप्टर मिलेगा। तो उस अनुसार पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में, और इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ठीक है। अब इस चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन हम लोग को पढ़ना है। तो इसका क्या मतलब होगा, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के गुण यानी किन किन कारणों के पर निर्भर करते हैं, तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, आप जिंदगी में आप क्लास में पढ़िए या फिर ऑनलाइन पढ़िए, आपको सीखना ही है। आप जैसे भी सीखिए, आपको सीखना जरूरी है। क्योंकि विज्ञान है, अगर आप यहाँ पे रट्टा मारने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इसी अनुसार आप सही से सुनिएगा। क्योंकि मेरा फेस तो नहीं आ रहा है, तो आप साउंड सही से सुनिएगा। साउंड प्रॉब्लम थोड़ी मोड़ी हो सकती है, क्योंकि वातावरण जो मेरा है वो शांत नहीं है, तो ये थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब बात की बात होती रहेगी। सीधा सा बात समझिए कि जब तक आप जिंदगी में कुछ सीखेगा नहीं तब तक आप आगे बढ़िएगा नहीं। तो जब तक आप सीखेगा तब तक आप आगे बढ़िएगा। तो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन है, तो ये एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यानी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं मतलब कि इसका क्या लिखना होगा, परिभाषा लिखना होगा। यहाँ पे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफिनेशन। तो यहीं पे जो हम पॉइंट दिए हैं, मतलब क्या लिखे हैं, इसका डिफिनेशन लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, इसका डिफिनेशन। तो देखिए क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी होकर जाती है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला डिफिनेशन। अगर इसमें हम 3 डिफिनेशन लिखे हैं, यानी 3 डिफिनेशन लिखे हैं। तो 3 डिफिनेशन लिखे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आप तीनों याद नहीं करना है आपको। तीनों में से आप किसी एक को याद कर सकते हैं जो आपको सुविधा लगे, या फिर पहले से आप नोट्स बना लिए हैं तो जो आपको याद है वही याद रखिए। ऐसा नहीं कि जो हम यहाँ पे लिख दिए ये सही है वो गलत है, ऐसा नहीं होता। थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस यानी फर्क हो सकता है, लेकिन पॉइंट बात वही होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम में सीधी रेखाओं में चलती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, एक माध्यम में सीधी रेखा में चलती है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ी छोटी समझा रहे हैं। जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जैसे ये जा रही है, जैसे ये सीधी जा रही है तो हमेशा क्या होगी, ये सीधी ही जाएगी जब तक इसके बीच में कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए। तो इसे समझने के लिए आप देखिए, यहाँ पे हम कोई तल रख दिए। तल मतलब कि ये सतह रख दिए। अब जो सतह है ये कैसा है, कांच का है। ये सतह कैसा है, कांच का है। ये जो है कांच का। तो प्रकाश की किरण जो आ रही थी वो क्या होती, सीधी जाती। ठीक है। तो सीधी ना जाकर वो क्या होती है कि मुड़ जाती है। वो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो इसी मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पहला डिफिनेशन हम लोग धीरे धीरे डिटेल में सीखेंगे। आप एक ही बार में सब कुछ नहीं सीख लेंगे। ऐसा नहीं सोचेगा कि सर थोड़ा लेट समझा रहे हैं, कि ये सर दूसरे टाइप से समझा रहे हैं। आप बस पूरा वीडियो देखिए। अगर पूरा वीडियो के बाद आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि और सारा इम्प्रूवमेंट करने की। तो ठीक है, अब दूसरा डिफिनेशन हम लोग को जो है वो क्या लिखा हुआ है, वो तो हो गया पहला डिफिनेशन। और दूसरा डिफिनेशन के अनुसार हम लोग समझते हैं। दूसरा डिफिनेशन क्या कहता है कि प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी का मतलब हो गया, यहाँ पे पारदर्शी का मतलब क्या हो गया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश का गुजरना, यानी एक ओर से दूसरी ओर दिखाई देना। जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, अब
ये छोरा खड़ा है यहाँ पे, देख। इसको कौन देख रहा है? ये लड़का यहाँ पे खड़ा है और ये लड़की यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, ज्यादा पॉइंट में मत जाओ, बस बात को समझो। अब यहाँ पे दीवार लगा है, तो क्या इस ओर से इस ओर ये देख सकता है? नहीं ना देख सकता है। लेकिन ये जो दीवार अब न लग के ये कांच का या फिर पर्दा है, पर्दा। तो यहाँ पे कांच का पर्दा लगा हुआ है। ठीक, तो कांच का पर्दा यानी कांच का अति खिड़की भी लग सकती है, विंडो भी लग सकती है, तो कांच का है। तो एक ओर से दूसरी ओर एक दूसरे को देख सकता है ना, यानी ताक झाक कर सकता है। तो यानी एक ओर से दूसरी ओर प्रकाश का जाना, वही मेरा क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। ठीक, तो पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी एक माध्यम से आएगा और दूसरे माध्यम में जाएगा, तो उसका दिशा में परिवर्तन होता है। दिशा में परिवर्तन जो होगा, इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन हो गया। अब आगे देखते हैं एक और डिफिनेशन, और सबसे सिंपल मुझे तो यही लगा है। अब आपको कौन सा डिफिनेशन लगा है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो देखिए, अब तीसरा डिफिनेशन क्या कहता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है। क्या बोला? कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है, नहीं विचल जाता है, ये भटक जाता है। क्या होता है यहाँ पे? भटक जाता है बेचारा, जाना कहीं और, चल कहीं और जाता है। तो इसी भटकने को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आप एग्जाम में लिखिएगा तो भटकना नहीं लिख लीजिएगा, आप लैंग्वेज में लिखिएगा। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार साथ में बोलिएगा। आप क्लास में नहीं है, आप घर में है, हमें पता है, तो आप बोल बोल के पढ़ेगा, ताकि गार्जियन को लगे कि हाँ क्लास देख रहे हैं, नहीं तो रहेगा कुछ और सीरियल देख रहे हैं। तो यहाँ पे बोलना जरूरी है, और कॉपी कलम लेके ही बैठेगा, क्योंकि नोट करते जाइएगा। तो ये जो कह रहा, क्या कह रहा है स्क्रीन पे देख के बोलिएगा, साथ में बोलिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, फिर से, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, तो प्रकाश का पथ विचलित हो जाता है। इस परिघटना को हम लोग प्रकाश का, वेरी गुड, अपवर्तन कहते हैं। अब तो डिफिनेशन तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे, अब इसको एक इमेज के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब इमेज के थ्रू हम लोग समझेंगे, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपका? अगर नहीं दिख रहा तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं दिख रहा तो फिर आपको डॉक्टर से दिखाने की जरूरत है। तो जा बबुआ, डॉक्टर से पहले दिखावा, फिर वीडियो देखो, अगर नहीं फिर दिखत तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। ये आपतित किरण, ध्यान से बस समझिएगा, हम कोशिश करेंगे पूरी समझाने का। यहाँ पे देखिए किरण जो है मेरी सीधी, ये कैसी किरण है? आपतित किरण है। ये रेड कलर जो हम बनाए यहाँ पे, ये क्या हो रहा है कि किसी सतह पे पड़ रही है, मतलब पर सो नहीं रही है, पड़ रही है, गुजर गुजर के वो आ रही है। क्या हो रही है वहां पे? वो पड़ रही है, ये सोने वाला पड़ नहीं रही है। तो यही जो किरण आ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आ बबुआ आ, ये क्या यहाँ पे आ रही है, तो ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण हो गई। और कहाँ पे पड़ रही है? एक तल पे, यानी एक्स और वाई। देखिए एक्स और वाई दिख रहा है ना, तो एक तल है, कोई भी तल हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है, और भी सारा हो सकता है यहाँ पे। तो तल क्या है यहाँ पे? अलग अलग हो सकता है, किरोसिन तेल भी हो सकता है, तारपीन, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश नहीं गुजरेगा। तो अगर हम बोले आपतित किरण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी और क्यू, आपतित किरण। इस किरण का नाम क्या हो जाएगा? पी और क्यू। अगर इसकी परिभाषा बोले तो क्या होगी परिभाषा? ध्यान से सुनिएगा, नीचे लिखा है, आप नोट कर लीजिए, पहले आप समझिए कि दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। फिर से, दो माध्यमों, एक माध्यम हो गया ये और दूसरा माध्यम हो गया ये,
ठीक है, दो माध्यम है, तो दो माध्यम यानी प्रकाश की किरण किन्हीं, फिर से दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण यानी पड़ने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। सीधा सा डेफिनेशन हो गया, नीचे में लिखा भी है, आप लिख लीजिएगा। तो P और Q क्या हो गया यहाँ पे, आपतित किरण हो गया। P और Q क्या हो गया यहाँ पे, आपतित किरण हो गया। क्लियर, P और Q क्या है यहाँ पे, आपतित किरण। अब देखिए यहाँ पे x और y क्या है, यहाँ पे कोई तल है, x और y क्या है, कोई तल है। अब देखिए ये जो तल हम लिखे हैं, तो ये दोनों माध्यम को ये अलग कर रही है, दोनों माध्यम को क्या कर रही है, ये अलग कर रही है। ये जो मेरा माध्यम दिख रहा है विरल माध्यम यानी रेरर, रेरर है, यानी इसमें कम घना होगा और इसमें अधिक घना होगा। अब विरल और सघन का मतलब समझिएगा, जैसे दो हम लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई एक ये है और कोई एक एग्जाम्पल ये है, दो, ठीक है, दो। अब यहाँ पे देखिए दो है, कितना है, दो। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ बिंदु ड्रॉ कर देते हैं, यानी कुछ कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे हम कुछ ड्रॉ कर दें, अब इसमें ड्रॉ कर दें, बहुत सारा हम इसमें ड्रॉ कर दें। अरे हो जा बबुआ, बड़ी लेट से होता है तू। तो देखो यहाँ पे क्या हुए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बोले कि कौन घना है यानी कौन अधिक घना है, तो ये इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। इसका नाम क्या दे दिए, बी। तो अब बताइए कि हम दोनों में पूछे कि कौन ज्यादा घना है, तो सिंपल सी बात है कि यही ना ज्यादा घना है, क्योंकि इसमें ज्यादा भीड़ है। इसमें क्या है, ज्यादा भीड़ है, तो ये क्या हो गया, सघन, और ये हो गया विरल। तो विरल मतलब कम घना और सघन मतलब ज्यादा घना। इसे एक और उदाहरण समझिए। आप कभी किसी जंगल में गए, ठीक, जंगल में जाते ही आपकी नजर सिर पे पड़ी और सिर की नजर आप पे पड़ी, आप लगे भागे। आप जब भाग रहे हैं तो जंगल में एकदम पूरा खाली है, तो पूरा खाली तो आप फुल्ली स्पीड में भागेगा ना, और शेर भी फुल्ली स्पीड में भागेगा, लेकिन शेर से आप आगे तो भाग नहीं पाइएगा, मारा जाइएगा वहां पर। तो वो हो गया। अब उसी का बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए थोड़ी देर दौड़ने के बाद आपका जंगल आ गया, यानी पेड़ पौधे अधिक आ गया। तो पेड़ पौधे अधिक आ गया तो आप स्लो भागेगा कि फास्ट भागिएगा, स्लो भागिएगा ना। तो वहां पे ज्यादा जंगल हो गया तो क्या हो गया, वहां पे सघन हो गया, और कम जंगल था तो वहां पे विरल हो गया। तो इसी प्रकार ये जो मेरा है ये विरल है, तो विरल क्यों है, तो वायु, ये क्या है, वायु है, ठीक है। अब नीचे जो मेरा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सघन। सघन मतलब मान लीजिए कांच, सघन मतलब क्या हो गया, कांच हो गया। ये क्या हो गया बाबू, लिखा जा। अब व्हाइट बोर्ड तो है नहीं कि फटाफट लिख लेंगे, ये मेरा लैपटॉप है तो थोड़ा स्लो लिखाता है। तो देखिए, तो वायु, अब ये विरल क्यों है और ये सघन क्यों है, इसे समझते हैं कि वायु विरल क्यों है और कांच सघन क्यों है। तो वायु में प्रकाश की चाल स्पीड जाती है, मतलब कि तेजी से गुजरती है, लेकिन कांच में प्रकाश की चाल स्लो हो जाती है। किसकी तुलना में, तो वायु की तुलना में। तो वायु यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरल, और कांच यहाँ पे क्या हो जाएगा, सघन। क्यों सघन, वायु का प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, वही कांच की बात करें तो इसकी होती है 2.25 × 10⁸। तो प्रकाश चाल किसकी अधिक है, वायु की। तो इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे विरल हो गया, और कांच क्या हो गया, सघन। अगर हम बात करें कि अल्कोहल और पानी का, तो पानी का जो स्पीड है वो है 1.33 और अल्कोहल का 1.66। तो पानी में ज्यादा स्पीड प्रकाश जाएगा कि अल्कोहल में, तो पानी में स्पीड, तो पानी क्या हो जाएगा, विरल, और अल्कोहल सघन हो जाएगा, ठीक है। तो विरल और सघन समझ में आ गया होगा कि किसे कहेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो ये तल हो गया। अब जो यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन जो खींचे हैं, ये बिंदु पे एक निश्चित बिंदु पर हम क्या किए हैं कि अभिलंब खींचे, यानी लंब डालें। हम जानते हैं कि लंब कितने डिग्री कोण बनाता है, तो 90 डिग्री कोण बनाता है। अब अभिलंब और ये कौन सी किरण था, आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। उसे कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण, यानी इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो फिर से आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उससे हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तो आपतित किरण समझ में आ गया, अभिलंब समझ में आ गया, आपतन कोण समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो इस रेखा की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश जो यहाँ पे जा रही है, ये कैसे जा रही है? कुछ इस प्रकार से जा रही है। मेरा रेखा भी टेढ़ा ही बन जाता है, ये ससुरा का बड़ी प्रॉब्लम है। देखो इस बार सीधा बना लेते हैं थोड़ा, ये मेरा सीधा बन गया लगभग, पूरा सीधा नहीं। तो देखिए ये जो प्रकाश किरण गुजर रही है, ये विरल से सघन में जा रही है, तो यहाँ पे गुजर यानी मुड़ जा रही है। तो यही मुड़ना क्या है कि अपवर्तन हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तित। यहाँ पे लिखे अपवर्तित किरण बोलते हैं। यानी अपवर्तित किरण का नाम क्या हो जाएगा? क्यू और आर। क्यू और आर यहाँ पे क्या है? अपवर्तित किरण है। क्यू और आर क्या है यहाँ पे? अपवर्तित किरण। अब यहाँ पे लंब को थोड़ा हम आगे बढ़ा दिए, तो अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बनता है, वो कोण का नाम क्या हुआ है बबुआ? बतावा तो ही। बिल्कुल सही, अपवर्तन कोण यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल आर से। ये वाला कोण जो हो गया किसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये ऐसा वास्तव में होता क्यों है? ठीक है, ये वास्तव में होता क्यों है, इससे हम लोग समाधान जाती है, तो ये मुड़ क्यों जाती है, तो इसे हम एक अपनी भाषा में यानी अपने अनुसार इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपके सामने कौन सी कार है? लैम्बोर्गिनी। कैसी लैम्बोर्गिनी है? पीली लैम्बोर्गिनी है। अब इसे सही समझिएगा, लैम्बोर्गिनी मत जाइएगा, बहुत महंगी कार होती है। आप पढ़िएगा लिखिएगा तो बैठ पाइएगा, नहीं तो ऑटो में ही घूमिएगा और क्या। तो देखिए इसे समझिए सही से। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम जाती है तो ये सीधी ना जाकर क्या होती है? मुड़ जाती है, यानी टेढ़ी हो जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? अब एक बार इसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, फिर फिजिक्स के अनुसार समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए अब मान के चलिए कि ये जो मेरा कार है, लंबोर्गिनी कार है, इस रास्ते से होके आ रही है। अब ये जो रास्ते है यहाँ पे, एक रास्ते हम यहाँ पे बना देते हैं, ये मान लीजिए सड़क है यानी रोड है, और यहाँ पे ये सड़क हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं कीचड़, यानी लाइन की उस तरफ क्या है? सड़क, और इस तरफ क्या है? कीचड़। तो देखिए अब यहाँ से ऐसे ये इस लाइन से हो क्या है, तो कार जब यहाँ से यहाँ से देखिए अब आ रही है, धीरे धीरे कार आ रही है, बुम बुम, अब आ गई कार। लंबोर्गिनी की वजह से साउंड बड़ी सॉलिड होती है, उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। तो अब कार यहाँ पे पहुंच गई है, तो कार पहुंचने के बाद देखिए कि यहाँ पे थोड़ी और पीछे कर देते हैं इसको, थोड़ा आगे आ गया, थोड़ा धीरे 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 ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है, तो इस ध्यान से इसमें ये देखना है कि ये वाला जो चक्का होगा यानी इस साइड वाला व्हील होगा, वो पहले कीचड़ में आएगा, और इस साइड वाला व्हील अभी भी क्या है? रास्ते पर है। अभी भी ये क्या है? रास्ते पर है ये वाला चक्का। तो ये जो चक्का आएगा ये स्लो होगा कि फास्ट होगा? आप ही सोचिए, ये वाला जो चक्का आ रही है स्लो होगा या फिर फास्ट होगा? तो ये वाला जो व्हील है ये स्लो हो जाएगा, और ये वाला जो चक्का है वो क्या रहेगा? यानी पहिया फास्ट रहेगा। तो ये स्लो हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार इधर मुड़ जाएगा, और ये इसको इस ओर धक्का देगा। तो जिसके कारण ये क्या होगा? यहाँ पे मुड़ा हुआ यानी यहाँ पे मुड़ जाएगा या फिर झुक जाएगा, यानी दिशा में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ये समझ में आ गया? इससे समझ में आ गया होगा अच्छा से समझ में आ गया होगा इससे। ठीक है, तो हम कार के अनुसार इसको समझ लिए। अब हम समझते हैं फिजिक्स के अनुसार क्या कहता है। फिजिक्स के अनुसार तो प्रकाश में जो वायु में जो प्रकाश चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही कांच की बात करें तो उसमें होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो जब प्रकाश उसमें तेज था, इसमें स्लो हो जाती है, तो स्लो होगी तो उसमें दिशा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। उसमें स्पीड से आ रही थी, लेकिन कांच में क्या हो जाता है? उसका दिशा को स्लो कर देता है, जिससे कारण वो क्या होता है? यहाँ पे ये मुड़ जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। ठीक है,
अब थोड़ा आगे और समझेंगे कि विरल से सघन में जाने पर क्या होता है और सघन से विरल में जाने पर क्या होता है। अभी हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ तक समझ गए हम। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है आपतित किरण। पहला क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, ये वाला जो मेरा है क्या है? आपतन बिंदु है। जिस बिंदु पर आपतित किरण दिए हुए माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, यानी यहाँ पे टकरा रही है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ये वाला जो मेरा क्या है? अभिलंब है, यानी N1 Q N2 मेरा क्या है? अभिलंब है। ठीक। अब अपवर्तित किरण कौन है? यानी यहाँ पे जो मुड़ गई है, यानी भटक गया है, तो इस भटकने को हम लोग क्या कहेंगे? भटकने को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे अपवर्तन कहेंगे, यानी अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है। अब इसके द्वारा दो कोण बनता है, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन कोण, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन कोण। ठीक है। अब इस सब का परिभाषा हम नीचे लिख दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, आपतन बिंदु का अभिलंब किसे कहेंगे, अपवर्तित किरण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे, ये सब का परिभाषा हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये आप देख सकते हैं। अब आपतन कोण, यहाँ पे क्या लिखा है? आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में, सही से नोट करिएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब का जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, ब्लैक ब्लैक हो गया, नहीं दिख रहा होगा, इसको हम चेंज कर देते हैं। हाँ, ये दिख जाएगा। तो देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसी प्रकार सारा परिभाषा लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे है मेरा क्या है? अपवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण किसे सूचित करते हैं? तो स्मॉल आर से हम लोग अपवर्तन कोण को सूचित करते हैं। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, आसानी से आप कर सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे जो मेरा है वो क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। अब दोनों नियम को हम लोग जिक्र कर देंगे। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे? दो नियम थे। उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का नियम आपको याद होगा कि आपतित किरण, अपवर्तित, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक जो है वो सेम है और दूसरा चेंज हो जाता है। पहला क्या है? पहला कहता क्या है कि आपतित किरण, यानी जो किरण आ रही है ये वाला आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा अपवर्तित किरण, तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तीनों एक ही तल में दिख रहा है, यहाँ पर तीनों एक ही तल में दिख रहा है ना। तो ये पहला नियम हो गया। तीनों किस में होगा? एक ही तल में होगा। तीनों जो किरण होगा, यानी आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों रेखा क्या होगा? एक ही तल में होगा। तो ये हो गया मेरा पहला नियम प्रकाश के अपवर्तन का। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं तामझाम, जो आपको हम इसमें ज्यादा समय लेंगे। हम बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे सही से समझिएगा। दूसरा क्या कहता है, और इसे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को द्वारा समझा देने की, अलग से एक्स्ट्रा वीडियो इसका हम लेंगे। एक्स्ट्रा वीडियो इसका हम क्यों लेंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा क्यों लेंगे। ठीक। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो दिया हुआ है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा वीडियो में समझाने की और कोशिश करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे हम थोड़ा जूम इन कर लिए हैं ताकि आपको सही से दिख जाए। देखिए दूसरा क्या कहता है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग हो सकता है, क्योंकि रंगों में अलग अलग वेवलेंथ होती है, यानी तरंगदैर्घ्य क्या, तो सभी रंगों की अलग अलग होती है। तो प्रकाश किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। ये बोलने से नहीं समझ में आ गया होगा, यानी हम फिगर से समझते हैं। अब फिगर यहाँ पे जो है ऊपर थोड़ा चला गया है,
ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया भाई साहब। हो अरे रुक जा, बहुत चुलबुला पांडे हो गया है ये चोट्टा। क्या हो गया? चुलबुला पांडे हो गया। तो देखिए इमेज में देख रहा क्या कर रहा है कि प्रकाश किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम, ये हो गया मेरा माध्यम एक और ये हो गया माध्यम मेरा दो, दो माध्यम है ना यहाँ पर। तो प्रकाश किसी निश्चित माध्यम, माध्यम एक और माध्यम दो, निश्चित माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जाया, यानी जो ये वाला कोण है एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोण आई, आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन, जया का मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण। तो ये दोनों का जो अनुपात होता है ना वो क्या होता है? कांस्टेंट। अनुपात का मतलब हो गया कांस्टेंट। तो ये साइन आई बट्टा साइन आर बराबर जो होता है N1 बट्टा N2। जैसे मान लीजिए ये माध्यम मेरा एक है N1, ठीक है, और ये माध्यम मेरा दूसरा है N2। अब माध्यम मतलब क्या कि ये कौन सा माध्यम है? तो वायु। और दूसरा माध्यम मेरा क्या है? कांच। तो दो माध्यम है ना यहाँ पर, तो माध्यम क्या हो गया यहाँ पे? अलग अलग हो गया। तो आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब कि बराबर होता है। तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर जो होगा एन बट्टा एन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम बोलते हैं। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 नंबर में पूछा गया है बोर्ड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भूलिएगा मत। और इसका कंसेप्ट भी जो है बहुत अच्छा है, तो इसे भी कंसेप्ट सही से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या करा, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट यानी स्थिरांक। अब यहाँ पे देखिए साइन आई बट्टा साइन आर, यहाँ पे क्या लिखा है? N21 लिखा। अब N21 का मतलब क्या है यहाँ पे? कि यह नियतांक माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक N21 के बराबर होता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो कितना मुड़ी है, यानी कितना वो झुकी है, उसी को हम अपवर्तनांक। जैसे अब यहाँ पे ये देखिए कोई ऐसे आ रही थी, ठीक है, अब यहाँ पे इतना झुकी तो इसका अपवर्तनांक हो गया, यानी मान लीजिए कुछ 10 डिग्री, तो 10 एंगल से झुका। अब यहाँ पे 20, यानी पूरा कितना एंगल से झुका? 20। तो ये वाला जो हम लोग माने हैं तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अपवर्तनांक मतलब कि वो कितना झुक रही है, दिशा परिवर्तन यानी माध्यम परिवर्तन होने पर। इससे एक और भी जरा हम लोग समझते हैं, ये जो मेरा कौन सा कोण है? कोण आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया आपतन कोण और ये मेरा अपवर्तन कोण। ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो मान लीजिए कि जो यहाँ पर वायु है, यानी इसमें प्रकाश की चाल मान लिए हम लोग v1, इसमें प्रकाश चाल हम लोग क्या मान लिए? v1, और इसमें प्रकाश चाल मान लिए v2। हम लोग दूसरे अनुसार समझते हैं, दो विधि है, यानी हम लोग उसको पहले समझ लिए, अब इससे अलग। तो v1 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे? v2 हो जाएगा। ये क्या है कि माध्यम एक में प्रकाश चाल और माध्यम दो में प्रकाश चाल। ये जो मेरा है ये कौन सा माध्यम है? कांच है। ये कौन सा माध्यम है? कांच है। अब यहाँ से आप देखिए तो ये जो मेरा दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? पहला माध्यम क्या है? वायु है, और दूसरा माध्यम जो मेरा है वो क्या है? कांच है। तो साइन आई और साइन आर हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए जो एंगल है मेरा वो क्या है? 30 डिग्री। कोण आई बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि v1 यानी v1 बट्टा जो हो जाएगा ये साइन थीटा 1, इसको मान लीजिए पहले थीटा 1 और इसको मान लीजिए थीटा 2। ठीक है, तो v1 बटा यानी माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा ये आपतन कोण की जगह यानी साइन थीटा 1। अब यहाँ पर हो जाएगा v2 बट्टा साइन थीटा 2 यानी अपवर्तन कोण। ठीक, तो v1 बटा साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा v2 बटा साइन थीटा 2। अब यहाँ पे हम लोग, ये क्या है? माध्यम है ना, इस माध्यम हम लोग इस कोण से भाग दिए हैं और इस माध्यम इस कोण से भाग दिए हैं। अब इस ये कितना वेरिएबल है? इसमें 4 वेरिएबल है। अब 4 वेरिएबल में से अगर 3 मान दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक वेरिएबल का मान निकाल लेंगे ना। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से, मान लीजिए इस कोण का एंगल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। यानी ये जो साइन थीटा 1 का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है,
अब ये वाला हमको निकालना है, यानी साइन थीटा 2 निकालना यानी आर निकालना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 यानी वायु है, तो वायु में प्रकाश जाल को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेरा है कोण I, ये लिख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना डिग्री दिया हुआ है, 30। अब ये जो माध्यम ये क्या है, कांच है ना, अब इसका भी दिया रहेगा, यानी ग्लास का वेलोसिटी ऑफ ग्लास, कांच में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल, बट्टा में क्या हो जाएगा, ये थीटा 2 यानी आर हम लिख सकते हैं। अब हमें आर बराबर निकालना है, तो यहाँ से सी बराबर हम जानते हैं कि 3 × 10⁻⁸ कितना होता है, 8 मीटर पर सेकेंड, यानी वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये भी दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ ग्लास, यानी कांच में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मान रख देंगे हम इस सब का, तो यहाँ से मान रख के प्राप्त कर सकते हैं ना। तो C बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे नीचे में कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, बराबर जो ये कांच का जो प्रकाश की चाल है, यानी कांच कितना 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट्टा में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ से इसको हम लोग ये कैंसिल हो गया, तो आर बराबर जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2.25 × 30 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान हम लोग निकाल लेंगे ना, तो ये हो गया। तो इसके अनुसार हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखिए, अब होता है दूसरा होता है अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि इस माध्यम से यानी दूसरे माध्यम जब जाती है तो प्रकाश की कितनी मुड़ रही है, यानी कितनी झुक रही है, उसी को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि NGV बराबर दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है, NGV बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश की चाल यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि NGV यानी 1.5, तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की चाल यानी प्रकाश की जो चाल होगी वो कांच में 1.5 गुना क्या होगी, कम होगी, यानी प्रकाश की चाल जो होगी कांच में कितना होगा, वो 1.5 गुना कम होगा। किसकी तुलना में होगा, तो वायु में। वैसे हम लोग जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है, और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। तो यही लगे NGV बराबर, मतलब कि जो प्रकाश की चाल कांच में 1.5 गुना क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, किसकी तुलना में, तो वायु की तुलना में। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सापेक्ष बोल रहे हैं, यानी किसके सापेक्ष बोल रहे हैं, तो वायु के सापेक्ष बोल रहे हैं। तो यानी प्रकाश की चाल कांच में 1.5 गुना कम होगा, किसकी तुलना में, तो वायु की तुलना में। और VG हम सिर्फ लिख दिए, तो मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास, यानी ग्लास में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल हो जाएगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये माध्यम 1 और माध्यम 2, तो इससे हम लोग बोल दे, ऊपर में बोल दे यहाँ पर कि VG बराबर हम लोग बोल सकते हैं ना, C/1.5, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांच में जो प्रकाश की चाल है वो वायु में प्रकाश की चाल से क्या होगा, कम होगा ना। कांच में प्रकाश की जो चाल होगा वायु में प्रकाश की चाल से क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तभी तो हम इसमें भाग लगा रहे हैं, अगर अधिक होता तो हम इसमें क्या करते, गुना करते। तो यहाँ पे VG बराबर C/1.5। तो यहाँ पे हम इसको फिर से लिख सकते हैं, V1 बराबर लिख सकते हैं C/N1। V बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, N1, यानी V1 बराबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा C, यानी वायु में प्रकाश की चाल, C क्या हो गया, वायु में प्रकाश की चाल, और N1 जो हो गया मेरा वो हो गया अपवर्तनांक, N1 जो मेरा हो गया अपवर्तनांक। V1 यानी कांच में वायु में प्रकाश की चाल, और दूसरा हो गया मेरा उसमें प्रकाश चाल, यानी दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब इसका यानी V1 बराबर ये हो जाएगा, और V2 बराबर क्या हो जाएगा, C/N2। अब V1 और V2 हमें प्राप्त हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ से इस समीकरण में रख सकते हैं। इस समीकरण में जब हम लोग इस समीकरण में इसका मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा,
ध्यान दीजिएगा कि V1 बराबर क्या रखना है हमको, C/N1 बट्टा में हो जाएगा sin θ1 बराबर हो जाएगा V2 बराबर क्या रखना है, V2 बराबर रखना है C/N2, तो C/N2 बराबर हो जाएगा बट्टा हो जाएगा sin θ2। तो यहाँ से C1 से C1 के C से C कैंसिल, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, N1 sin θ1 बराबर में हमको प्राप्त हो जाएगा N2 sin θ2। तो ये जो मेरा हो गया दूसरा हो गया, पहला मेरा था ये और दूसरा हो गया ये। पहला क्या है, V1 बटा sin θ1 बराबर V2 बटा sin θ2, दूसरा है N1 sin θ1 बराबर N2 sin θ2। ये मेरा जो है किसका नियम है, स्नेल्स का नियम है, स्नेल्स लॉ। अब हम आगे समझते हैं क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ना उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर समझ रहे हैं। तो पहला उदाहरण क्या है, देखिए पहला उदाहरण आपके सामने दिख रहा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण है। अब इसमें से पहला जो है वो क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित यानी डिस्प्लेसमेंट यानी उठा हुआ प्रतीत होता है। अब इस इमेज में आप समझिएगा कि क्या हो रहा है। देखिए अब कोई व्यक्ति है, ये बहुरिया खड़ा है, ये अब इस पे ध्यान है तो समझने पे ध्यान दो। तो देखिए यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है क्या, यहाँ पे खड़ी है। अब नीचे में कोई लड़का है, क्या बात है, ऊपर लड़का नीचे लड़की। देखिए अब बात को समझिए, पॉइंट पे आइए, आगे की ज्यादा नहीं सोचिए। तो यहाँ पे देखिए ये लड़की यहाँ पे क्या है, इस लड़का को देख रहा है। तो लड़का का जो स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है, ये यहाँ पर है, लेकिन इसको ये दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसी बात को हम लोग समझते हैं, थोड़ा गौर से समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे लड़के खड़ा है, देखिए प्रकाश किरण, देखिए अब यहाँ से इसका जो प्रकाश किरण क्या होगा कि यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। वो कार का एग्जाम्पल समझिए कि कार है, अब यहाँ पे कीचड़ है और यहाँ पे रास्ता है। तो ये क्या होगा कि रास्ता में पहला चक्का पड़ेगा तो किस ओर झुकेगा, ये इस ओर भागेगा ना। तो यहाँ से ये इस ओर भागेगा, तो प्रकाश किरण यानी ये वास्तविक है कहाँ, ये है यहाँ पे। अब इससे प्रकाश किरण जा रही है तो ये कुछ इस प्रकार न जाकर ये क्या होगा कि ऐसे जाएगा, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब की ओर वो मुड़ जाती है। तो ये सीधे न जाकर क्या होगा कि यहाँ पे ये इस ओर मुड़ जाएगा। वो कार वाला जो हम बोलते, थोड़ा गलती बोल दिए थे, कार वाला जो होगा इस ओर मुड़ेगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक। अब एक एक पॉइंट करके हम लोग, ये तो बहुत सारा पॉइंट, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिए, एक एक पॉइंट करके बहुत सारा पॉइंट बन जाएगा। अब जो ये लड़की जो देख रही है वो यहाँ से देखेगी, तो ये यहाँ पे हम जब वायु से कांच में जाएगा तो प्रकाश ये जो इसका नजर है, यानी ये कहाँ पे इमेज बनाएगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा। अब यहाँ पे इमेज क्यों बनाएगा, क्योंकि इसको देखना है ना। तो हम लोग कब देख पाते हैं कोई वस्तु, जब हमारा प्रतिबिंब बनता है तभी ना देख पाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनाएगा, यानी इसको वास्तविक से आभासी यानी यहाँ पे प्रतीत होगा, तो जिसके कारण इसको ये यहाँ पे दिखाई देगा। शायद सही समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहला उदाहरण क्या हो गया, अब एग्जाम में पूछ देता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण बताएं, तो 2-4 लिख देंगे तो 2 नंबर का आपका इजी वे में मिल जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। तो दूसरा उदाहरण क्या है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ पर टेढ़ी क्या होती है, यहाँ पे ये दिखाई देती है या फिर प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे इस उदाहरण से पहले समझेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कोई पेंसिल रखा हुआ, ठीक। तो पेंसिल रखा हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई 2 बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु ये लिए, अब ये बिंदु यहाँ से हम लोग लिए, तो ये क्या हुआ कि सीधे पहले तो जाएगी प्रकाश की किरण। अब यहाँ से जाने के बाद ये क्या होगा कि थोड़ा और हम इसको 2 पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार जा रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसको जाना कैसे था, ये जाती तो सीधी जाती, लेकिन ये क्या होती है कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती। अब यहाँ पे ये ऐसे मुड़ गई, एक और बिंदु लेते हैं तो ये भी ऐसा जाती, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कलर मिक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलो, अब यहाँ से दो बिंदु ले लिया, अब ये भी क्या होगा कि ऐसे जाएगा, ठीक। अब ऐसे ये गया तो क्या होगा कि ये इसका जो कोई व्यक्ति अब यहाँ पे देख रहा है, यानी कैसे देख रहा, आंख की मदद से देख रहा, ये कुछ अलग आंख बन गया, डिजाइनर आंख बन गया। तो देखिए यहाँ पे, अब बस समझिए, तो ये जब यहाँ पे देखेगा तो इमेज को क्या करेगा, सीधा बनाएगा ना, तो सीधा बनाएगा तो इसको इमेज क्या होगा कि सीधा दिखेगा, यानी यहाँ पे दिखेगा। तो उसी प्रकार पेंसिल का इमेज जो है सीधा न देखकर वो कैसे दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, यानी यहाँ पर दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से। इसी कारण जो पेंसिल का वास्तविक ऊंचाई जो होता है क्या होता है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। या फिर ये मछली, ये व्यक्ति ये छोटा बकलोल है, अब मारने के बजाय मछली को तार रहा है, देख रहा है। देखिए इसको समझते हैं क्या यहाँ पे हो रहा, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक, देखिए अब ये पानी है, पानी में क्या है, मछली है, पानी में कथी है, मछली है, खाना नहीं है, इसको समझना है। लग गया मछली के नाम पे कि खाना आज मार्केट जाके लेके आएंगे, ठीक है, जाके लेके आना, पहले समझो इसको। तो देखिए यहाँ पे ये चोट्टा इस मछली को देख रहा है, ठीक। तो जो देख रहा है वास्तव में मछली क्या है, यहाँ पर है ना। अब यहाँ से प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी अगर हम यहाँ पे अभिलंब खींचे, ये अभिलंब हो गया, तो इसको जाना कैसे था, ऐसे, लेकिन ये क्या होता है कि अभिलंब से दूर भागती है, उल्टा बोल देते हैं हम कभी कभी, थोड़ा हम भी कभी कभी। देखिए फिर से देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई अभिलंब है, तो ये अभिलंब से क्या होगी, ये दूर भागेगी। सघन माध्यम से विरल, यानी जल में जो होगा प्रकाश की चाल ज्यादा हो कम होगा, और वायु प्रकाश की चाल अधिक होगा। तो ये मछली जो पानी में, उसका इमेज जो बन रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका प्रकाश क्या होगा कि टेढ़ी इस प्रकार से हो जाएगी। अब जो व्यक्ति वहां से देख रहा है तो क्या करेगा, इमेज बनाएगा ना, तो इमेज बनाएगा तभी तो देख पाएगा, तो इमेज वो क्या होगा कि सीधा बनाएगा। अब यहाँ पे वो प्रतीत करेगा, यानी बिंदु को मिलाएगा धीरे धीरे। अब ये बिंदु जब मिलेगा तो उसकी मछली कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में मछली कहाँ है, यहाँ पर है। लेकिन वो क्या है, मछली थोड़ा उठा हुआ दिख रहा है, मछली थोड़ा क्या है यहाँ पे उठा हुआ दिख रहा है। तो आप जब भी भाला से मछली मारने जाते हैं तो जहां पर मछली आपको दिख रहा है तो वहीं पे मारिएगा, या फिर उससे नीचे मारिएगा। अगर समझ में आ गया हो तो आंसर भी आप सही दे सकते हो, समझ में नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कोई व्यक्ति भाला मारेगा तो क्या वो मछली मरेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि मछली तो यहाँ पे है ही नहीं, मछली यहाँ पे है नहीं ना। मछली क्या थोड़ा नीचे और गड्ढे में है, मतलब कि गहराई ज्यादा है, तो उसको वहां पे न मारकर भाला को यहाँ थोड़ा नीचे की ओर फेंकना होगा, तभी मछली मरेगा, अन्यथा मछली नहीं मरेगा। तो जब भी आप भाला मारने की कोशिश करें मछली से तो ये बात को याद रखिएगा, अगर आप ये बात को याद नहीं रखिएगा तो फिर आप मछली भाले के द्वारा नहीं मार पाइएगा। आगे उदाहरण है एक और, कांच के गिलास में नींबू वास्तविक आकार से क्या होते हैं, बड़े प्रतीत होते हैं। यानी जो अभी समझे कि जो जितना इसका आकार होगा ना उससे क्या होगा कि वो बड़ा दिखाई देगा, कब, जब पानी में रहेगा तब। तो इतना आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब अगले वाले क्लास में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं करिएगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।